देखो बालकों, आपके अपना तीसरा लेसन चल रहा था राजनीति विज्ञान में, और तीसरे लेसन में हमें जो है आपके लोकतांत्रिक राजनीति का जो तीसरा लेसन है उसमें लोकतंत्र और विविधता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, और इसमें हमारा सामाजिक विभाजनों पर बात चर्चा चल रही थी पिछले कालांश में। और हमने आपको बताया था कि राजनीति में सामाजिक विभाजन जो है हानिकारक भी हो सकते हैं, घातक भी हो सकते हैं, देश को विखंडन की ओर भी ले जा सकते हैं, और वो सामंजस्य भी स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर स्थिति में राजनीति में सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति फूट डालने का कार्य नहीं करती है, बल्कि वो जो है आपके एक ऐसा रास्ता भी अख्तियार कर सकती है जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी समुदायों में जो है आपके सामंजस्य बना रहे। ऐसा कार्य भी कर सकती है। देखो, दुनिया के अधिकतर देश किसी न किसी प्रकार से सामाजिक विभाजन में बटे हुए हैं या सामाजिक विभाजन देशों में देखने को मिलता है। और ऐसे जो आपके विभाजन है वो राजनीतिक जो शकल होती है वो भी अख्तियार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में सामाजिक विभाजन पाया जाता है, और इन सामाजिक विभाजनों के लिए राजनीतिक व्यवस्था भी क्या करती है, उनका सहयोग करती है, उन विभाजनों में भागीदार बनती है। राजनीतिक दल भी जो है इन विभाजनों से संबंधित होते हैं, लेकिन हर स्थिति में राजनीति का सामाजिक विभाजनों के साथ मेल हानिकारक नहीं होता है। देखो, आपके लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों का सहयोग करना, सामाजिक विभाजनों की बात करना, और किसी जो है आपके समुदाय की उचित मांगों को मानना और उनकी उचित मांगों को पूरा करने वाली नीतियां बनाने के लिए प्रयास करना, ये सब बातें जो है आपके प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। कहने का मतलब लोकतांत्रिक देशों में किसी भी देश में चले जाओ आपके जहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र में शासन कार्य राजनीतिक दल करते हैं, और राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए, जनता से मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न समुदायों के समक्ष जो है आपके वादे करते हैं, उनकी मांग को उठाते हैं और उनकी मांग को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो जब ये विभिन्न वर्गों की मांग को पूरा करते हैं, विभिन्न वर्गों के हितों से संबंधित बातें उठाते हैं, तो ऐसी बात करना या इस प्रकार की बात उठाना हानिकारक नहीं है। और इस प्रकार के जो संबंध देके कि मांग उठा, जो आपके राजनेता क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों की मांग को उठाते हैं, उनकी मांग के लिए जो है आपके कानून बनाने के लिए नीतियों का समर्थन भी करते हैं, नीतियां भी पेश करते हैं, रखते हैं। तो ये बातें लोकतंत्र में देखने को मिलती है हमेशा। और इसके तहत जो है समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल से जुड़े हुए भी होते हैं। किस दल से जुड़े होते हैं? जो दल उस समुदाय की मांगों को उठाता है, उसकी मांगों का समर्थन करता है, उसके हितों को साधने का कार्य करता है, उस दल से जो है कोई ना कोई समुदाय जुड़ा हुआ होता है। जैसे भारत में देखने को मिलेगा आपको, कई जातियां जो है आपके जातीय समूह विशेष दल से जुड़े हुए हैं। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दो जातियों के लिए कहा जाता है कि कुछ दल है। एक राजनीतिक दल जो है, एक राजनीति वो जाति जो है, एक जाति जो है आपकी किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है, और वो उस जाति के लोगों को चाहे वो सभी लोग उस दल को वोट दे या नहीं दे, सभी लोग उस दल का समर्थन करें या नहीं करें, लेकिन ये माना जाता है कि अमुक जाति अमुक दल से संबंधित है। तो वही बात आपके दुनिया के देशों में होती है कि कोई ना कोई समुदाय किसी न किसी एक दल का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि वो दल है उस समुदाय की मांग को उठाता है, और उसी को वो क्या करते हैं, वोट भी देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां भी हैं जो एक समुदाय विशेष की है, एक जाति विशेष की है, और उसी समुदाय विशेष पर ध्यान देती है, उसी समुदाय विशेष की मांगों को उठाती है। ये सब बातें हैं, ये सब बातें या इन सब बातों का जो परिणाम है विखंडन नहीं होता। विखंडन तो कब होता है? जब आपके राजनीतिक दल किसी एक समुदाय की मांग को का समर्थन करे, मांग कैसी जो दूसरे समुदाय को हानि पहुंचाने वाली। देश में विखंडन की स्थिति या टकराव की स्थिति या तनाव की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब एक राजनीतिक
जो दूसरे समुदाय के विरोधी है। जैसे श्रीलंका में जो है आपके सिंहली समुदाय की उन मांगों का समर्थन किया गया जो तमिल विरोधी थी, और इसी वजह से वहां पर जो है टकराव उत्पन्न हुआ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राजनीति में जो है आपके सामाजिक विभाजन हमेशा ही जो है विघटनकारी स्थिति वाले नहीं होते हैं। राजनीति में सामाजिक विभाजन जो है सामाजिक विभाजनों को पाटने या सामाजिक तालमेल बिठाने का कार्य भी करते हैं, उचित भी होते हैं कई बार ये विभाजन। अब बात आती है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीजों पर निर्भर करता है। तो देखो आपके सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीजों पर निर्भर करता है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीजों पर, तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। 3 चीजों पर क्या करता है, निर्भर करता है। 3 चीजों पर निर्भर करता है। 3 चीज कौन कौन सी है, तो यहां पर बात क्या थी, प्रश्न है आपके बोर्ड में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है या कौन सी चीजों पर निर्भर करता है। तो किन चीजों पर निर्भर करता है, 3 चीजों पर निर्भर करता है। कौन सी ये 3 चीजें, पहली तो जो है लोगों का अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। पहली चीज तो क्या है, लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। कैसे, देखो आपके जो लोग होते हैं, लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी अलग पहचान होनी चाहिए, और ये पहली चीज है आपकी कि लोग क्या करते हैं, अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना रखते हैं, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। जब लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो मैं अपने आप को विशिष्ट मानूं और ये मानूं कि मैं दूसरे लोगों से अलग हूं, तो फिर मैं उन लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखूंगा, उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाऊंगा। क्यों नहीं बिठा पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको उन अन्य लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा हूँ, और श्रेष्ठ मान रहा हूँ तो फिर उनके साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा सकते। तब तक देखो, जैसा कि उत्तरी कोरिया, आपके उत्तरी जो आयरलैंड था, आयरलैंड की बात, उत्तरी आयरलैंड में लोगों में यही दिक्कत थी। एक वर्ग के लोग अपने आप को दूसरे लोगों से क्या कर रहे थे, विशिष्ट मान रहे थे, अलग मान रहे थे, और अलग मानने के कारण उनमें आपस में तालमेल बिठाना मुश्किल था। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से अलग मान रहे थे, प्रोटेस्टेंट अपने आप को कैथोलिक लोगों से अलग मान रहे थे। इस वजह से उन दोनों में आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया, और तालमेल नहीं बन पाया तो उनमें क्या हो गया, आपके तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव से संघर्ष हिंसा उत्पन्न हुई। तो ये जब तक जो लोग हैं अपने आप को अलग अलग मानते रहेंगे, प्रोटेस्टेंट लोग अपने आप को प्रोटेस्टेंट मानते रहेंगे, कैथोलिक अपने आप को कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक जो है वहाँ पर शांति हो पाना संभव नहीं है, वहाँ पर शांति नहीं हो सकती। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान बनाते हैं और बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत रहते हैं तो कोई समस्या नहीं रहती है। बहुस्तरीय कैसे, एक तो अपनी जाति की, एक समुदाय की, धर्म की, राष्ट्रीयता की, इस प्रकार अलग अलग पहचानें रखते हैं अपनी। ऐसी पहचानों में उनकी कोई अपनी एक पहचान नहीं है, एक पहचान नहीं है तो वो अपने आप को अलग नहीं मान रही, क्योंकि वो दूसरे समुदायों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। जैसे मान लो 2 धर्म अलग अलग है तो हम ये सोचते हैं कि ये धर्म अलग है लेकिन ये भारतीय है। भारत में भी अनेक धर्मों के, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो हम उनके साथ में ये मानते हैं कि वो भारतीय है, और इस आधार पर हमारा क्या हो जाता है, उनके साथ तालमेल हो जाता है, वो भी मानते हैं अपने आप को भारतीय मानते हैं। अगर उत्तरी आयरलैंड के जो लोग हैं वो
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नहीं माने अपने आप को, ये माने कि वो आयरलैंड के हैं, सब एक ही देश के लोग हैं। उनमें राष्ट्रता की भावना हो तो राष्ट्रता की भावना के आधार पर वो क्या कर सकते हैं, तालमेल बिठा सकते हैं। जैसे बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के अधिकतर लोग जो है आपके भाषा के आधार पर नहीं बटे हुए थे, भाषा के आधार पर अपने आप को अलग नहीं मान रहे थे, बल्कि वो अपने आप को बेल्जियम मान रहे थे सब, कि हम बेल्जियाई हैं, हम सब बेल्जियाई हैं। यानी कि मैं फ्रेंचवासी हूँ, या मैं डचवासी हूँ, या मैं जो है आपके जर्मनवासी हूँ, जर्मन बोलता हूँ, इस आधार पर नहीं थे। वो सब ये मान रहे थे अपने आप को कि हमें कौन है, बेल्जियाई है। और बेल्जियाई होने के आधार पर उन्हें राष्ट्रता की भावना थी, इस आधार पर उन्होंने क्या कर लिया, आपस में सामंजस्य कर लिया, सत्ता में साझेदारी कर ली और टकराव नहीं बढ़ा। अगर वो अपने आप को क्या करते, अलग अलग मानते कि नहीं नहीं मैं तो डचवासी हूँ, बेल्जियम आपके जर्मनवासी कहते कि नहीं हम तो जर्मनवासी है, फ्रेंचवासी कहते कि नहीं हम फ्रेंचवासी है, तो भाषा के आधार पर अगर अलग हो जाते हैं और अपने आप को अलग मानते हैं तो फिर वहाँ पर तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल होता। तो जब देखो आपके एक से अधिक पहचान हो जाती है, लोगों की बहुस्तरीय पहचान हो जाती है, तो जो है आपके सामंजस्य बैठना आसान हो जाता है। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियाई ही मानते थे, भले ही वे जो है डच भाषा बोले और चाहे फ्रेंचवासी बोले। तो इस आधार पर, इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से उनको साथ साथ रहने में मदद मिली, किनको, बेल्जियम के लोगों को, और साथ साथ रहने में मदद मिली तो उन्होंने सत्ता में साझेदारी कर ली। हमारे देश में भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि वो भारतीय पहले हैं, फिर क्षेत्रीय, वो प्रांतीय, क्षेत्रीय, भाषाई, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन पहले कौन है, भारतीय है। तो इस आधार पर जो है हमारे यहाँ पर जो है सामाजिक जो समुदाय है उसकी सदस्यता बनी हुई है भारतीयता के आधार पर। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है आपके सामाजिकवाद की राजनीति के परिणाम की, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है आपके, वो है कि समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल किस प्रकार उठाते हैं, कैसे उठाते हैं। किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल क्या करते हैं, कैसे उठाते हैं, किस रूप में लेते हैं, कैसे उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। अगर राजनीतिक दल किसी समुदाय की जो मांगे हैं, बातें हैं, उनको जो है संविधान के दायरे में रहते हुए उठाते हैं और उन मांगों को ही स्वीकार करते हैं, उन मांगों का ही समर्थन करते हैं जो मांगे जो है आपके दूसरे समुदाय को हानि पहुंचाने वाली नहीं है और संविधान के दायरे में आती है, तब जो है आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जब तक कोई मांग दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती है और उसको मान लिया जाता है तो कोई समस्या नहीं होती है। वरना श्रीलंका की तरह, जैसे श्रीलंका में श्रीलंका केवल सेल्यू के लिए है, इस बात को मान लिया गया और ये बात मानने से तमिलों की समस्या हुई, तमिलों को नुकसान हुआ, क्योंकि तमिलों को लगा कि उनकी संस्कृति और उनका धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनकी पहचान ही चली जाएगी। तो ये तमिलों की पहचान के विपरीत था और इसका परिणाम ये हुआ है कि श्रीलंका में जात के जो आपके हिंसा है, जात की हिंसा है वो बढ़ी, विभिन्न समूह आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ, गृहयुद्ध की स्थिति हुई। तो जब किसी भी देश की जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक दल समाज की उन मांगों को स्वीकार करते हैं जो संविधान के दायरे में आती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो सामाजिक विभाजन ज़्यादा गहरे नहीं होते। लेकिन जब राजनीतिक दल भी क्या करते हैं, उन्हें सामाजिक समूह की उन बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं जिनसे दूसरे समूह को हानि हो, तब जो है आपके विभाजन क्या हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं और ये विभाजन जो है आपके इनका परिणाम हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। युगोस्लाविया में भी ऐसा ही हुआ। युगोस्लाविया में जो है आपके विभिन्न समुदायों के जो नेता है वो अपने अपने समुदाय की बातों को मांग रहे हैं और उन्हीं समुदायों के अनुसार जो है कानून बनाने की बात करते हैं
उन्हीं की वो तरफदारी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि एक ही देश में रह करके विभिन्न समुदायों की अलग अलग बातों को अलग अलग रूप में नहीं माना जा सकता, और ऐसे समुदाय एक देश में नहीं रह सकते। परिणाम ये हुआ यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ। तीसरी चीज आती है आपके सरकार का रुख। रुख का मतलब सरकार किधर जाना चाहती है, सरकार क्या प्रतिक्रिया अपनाती है। तो राजनीतिक दलों द्वारा जो मांगे उठाई जाती है या किसी जो सामाजिक समूह है उसके द्वारा कोई मांग उठाई जाती है, तो राजनीतिक दल उस मांग के प्रति सरकार उस मांग के प्रति क्या प्रतिक्रिया करती है। किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी समुदाय के लिए मांग उठाई जाती है या किसी समुदाय द्वारा कोई मांग उठाई जाती है, तो सरकार उस मांग के प्रति क्या प्रतिक्रिया करती है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका के दोनों उदाहरण लेते हैं। अगर हम शासन है सत्ता में भागीदारी करने को तैयार नहीं होता बेल्जियम का, तो क्या बेल्जियम में शांति व्यवस्था रहती है? नहीं होती। तो वहां पर सरकार का रुख क्या हुआ, दूसरे समुदायों को जो डचवासी लोग थे उन डचवासी लोगों को क्या कर लिया गया, सत्ता में साझेदार बना लिया गया, और सत्ता में साझेदार बना करके उनको क्या कर दी, सत्ता में हिस्सेदारी दे दी। इससे वहां का टकराव समाप्त हो गया। तो सरकार का रुख क्या हुआ, यहाँ पर लोकतांत्रिक रहा। दूसरे जो संगठन समुदाय थे उन समुदायों की उन उचित मांगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जब सरकार उचित मांगों को स्वीकार कर लेती है तो क्या होता है, टकराव समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर श्रीलंका की बात देखें तो श्रीलंका ने क्या किया, सिंधी समुदाय की उन बातों को स्वीकार किया जो तमिलों के विरुद्ध थी, और इस प्रकार वहां पर टकराव की स्थिति हुई। जब तमिलों ने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के लिए जो है वहां से एक तमिल राज्य की एक मांग की, तो वहां की श्रीलंका की सरकार अगर तमिलों के साथ सामंजस्य कर लेती, सत्ता में उनको भागीदार बना लेती, तो वहां पर गृह युद्ध की स्थिति नहीं होती। तो वहां पर सरकार का क्या रहा, तमिल विरोधी रहा। इसका परिणाम वहां पर गृह युद्ध। तो ये चीजें जो है सरकार कैसे अपनाती है, ये चीजें क्या करती है, सामाजिक विभाजन को प्रभावित करती है। अगर किसी भी देश की सरकार क्या करे, अपने अल्पसंख्यकों की उचित मांगों को ईमानदारी से पूरा करे, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए कभी भी खतरा नहीं बनती। और अगर सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी समुदाय को, किसी वर्ग को दबाना शुरू कर दे, तो उसका परिणाम उल्टा होता है और वो नुकसानदेह होता है। उससे देश की एकता खंडित होती है। ताकत के दम पर सरकार लंबे समय तक किसी समुदाय को जो है दबा करके नहीं रख सकती, और अगर ताकत के बल पर सरकार किसी समुदाय को दबाना चाहती है तो किसी न किसी समय वो समुदाय क्या करेगा, आपके अलग हो जाएगा, देश का विखंडन हो जाएगा। तो ये तीन चीजें क्या करती है, आपके सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम होती है। सामाजिक विभाजन की राजनीति तीन चीजों पर निर्भर करती है। ये तीन चीजें अगर अनुकूल है तो सामाजिक विभाजन हानिकारक नहीं होते, समाज में ज्यादा गहरे विभाजन नहीं होते, और अगर ये तीन चीजें जो आपके विरोधी है, जैसे बताया मैंने, तो जो है आपके सामाजिक विभाजन गहरे हो जाते हैं और समाज का विखंडन हो जाता है। इसी तरह देखो, किसी भी देश के सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विभाजन मैंने पहले बताया था कि जिस प्रकार राजनीतिक दल जो है सामाजिक विभाजनों के लिए हमेशा ही खतरा नहीं होते, हमेशा ही राजनीति का सामाजिक विभाजनों से मेल हानिकारक नहीं होता, वैसे ही सामाजिक विभाजन भी देखो हमेशा ही जो है आपके देश के विखंडन की ओर ले जाने वाले नहीं होते, खतरा नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों को, सभी समुदायों को अपनी मांग रखने का अधिकार होता है, और हर समुदाय अपने हितों के अनुसार मांगे रखता है, और जब मांग रखता है या अपनी जो आपके आकांक्षाओं को रखता है, तो उसे उन मांगों को, उन आकांक्षाओं को रखने और अपनी बात लेने का अधिकार होता है। और ये एक
स्वस्थ राजनीति के लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण होता है। एक वास्तविक लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र में सभी लोगों को, सभी समुदायों को अपनी बात कहने और अपनी आकांक्षाओं को रखने का अधिकार होता है। इसी से जो है विभिन्न छोटे छोटे जो आपके सामाजिक समूह होते हैं वो हाशिए पर नहीं जा पाते, वो अपने आप को हाशिए पर नहीं समझती है और वो ये भी नहीं जानते, वो ये भी महसूस करते हैं कि उनकी जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी और उनको अपनी परेशानियां जाहिर करने का अवसर भी मिल जाता है। अगर सामाजिक विभाजन नहीं होगा तो छोटे समूह को अपनी परेशानी व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। छोटा समूह अपने को अलग नहीं मानेगा तो उसकी परेशानियों का पता ही नहीं चलेगा उसको। और सरकार का भी वो क्या करते हैं, छोटे समूह अपनी परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीति में विभिन्न तरह के जो सामाजिक विभाजन होते हैं उनकी अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों में संतुलन पैदा करती है, जो विभाजन क्या करते हैं आपके आगे चल करके एक हद तक ज्यादा उग्र हो सकते हैं, उनमें संतुलन पैदा करने का कार्य करते हैं। छोटे छोटे जो आपके राजनीतिक समूह होते हैं, राजनीतिक विभाजन होते हैं, वो क्या करते हैं, उग्र राजनीतिक विभाजनों में बांटने का कार्य करते हैं, उनको रोकने का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सामाजिक विभाजन भी होने चाहिए और इनमें जो छोटे छोटे सामाजिक विभाजन है वो सामाजिक विभाजन जो है आपके लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होते, बल्कि वो लोकतंत्र में सहायक होते हैं। पर देखो आपके आगे कि विभिन्नता के प्रति आपके सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को के प्रति को समाहित करने की इच्छा रखना, यानी कि जो आपकी विविधता है देश में, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, उन भाषाओं के प्रति हमारा नजरिया यानी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। उनको सबको हमें क्या करना चाहिए, समान आदर देना चाहिए और सभी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, अपने देश में, अपने शासन में, अपनी नीतियों में समाहित करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से, संघर्ष भी करना होता है और करना भी चाहिए उन्हें। तो समाज में ऐसे बहुत से समूह हैं जो अपने आप को उपेक्षित मानते हैं, उनकी उपेक्षा होती भी है, उनके साथ भेदभाव भी होता है, तो उन्हें भी जो है अपनी बात कहने का, उन्हें संघर्ष करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी जो आपके अपने अधिकारों के लिए, अपनी उपेक्षाओं के रूप में, अपने अन्याय के रूप में आपकी जो लड़ाई होती रहती है, ये लड़ाई आगे चल करके लोकतंत्र का ही रास्ता अपनाती है और लोकतंत्र के रास्ते से होती है। तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र का विकास होता है। देखो, लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से जो है उसके लिए दबाव भी बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, दोनों ही तरीके अपनाते हैं दबाव के लिए। संघर्ष का रास्ता भी अपनाते हैं, आंदोलन का रास्ता भी अपनाते हैं, तो आपके संवैधानिक तरीका भी अपनाते हैं, जिसमें आंदोलन नियमों के अनुसार कानून में रहते हुए, संविधान में रहते हुए किया जाता है। कई बार ये भी करते हैं कि कोई आंदोलन नहीं करते, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करते जनता, लेकिन उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है सरकार से, तो वो शांतिपूर्वक ढंग से मतदान के समय, चुनाव के समय सरकार को क्या कर देती है, बदल देती है, सरकार को बदल देती है जनता। तो उसका समाधान पाने का प्रयास करती है, किसका, अपनी समस्याओं का समाधान पाने का प्रयास है जनता किसके माध्यम से, धरने, प्रदर्शन है, आपकी ये शांतिपूर्ण संवैधानिक जो तरीके हैं उनके माध्यम से भी और मतदान के माध्यम से भी। कई बार देखो सामाजिक जो असमानताएं हैं इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि अन्याय वाली होती है, इतनी गहरी हो जाती है कि उनमें अन्याय स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, तो उनको स्वीकार करना संभव नहीं होता है, असंभव हो जाता है और ऐसा उनको स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आपके असमानताएं हैं, ये असमानताएं आगे चल करके क्या करती है, तनाव उत्पन्न करती है, खून खराबा करती है और देश को विखंडन की ओर ले जाती है। तो सरकार को, राजनीतिक दलों को और समाज को, सभी को जो है ऐसी असमानताओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाले कोई भी संघर्ष है, उस संघर्ष से कई बार क्या करते हैं, हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। तभी बताया मैंने भी आपके कि कई बार क्या होती है, आपके गैर बराबरी वाली और अन्याय वाली जो बातें होती है उनको स्वीकार करना संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उन बातों को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर उससे क्या होता है, आपके आगे चल करके संघर्ष, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी बातों को नहीं स्वीकार करना चाहिए, ऐसे अन्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे।
शासन के खिलाफ देखो कई बार क्या होता है, अगर सरकार भी देखो मान लो ऐसी अन्याय वाली या भेदभाव वाली बातों को स्वीकार कर लेती है, तो फिर सरकार के विरुद्ध भी दूसरे समुदाय खड़े हो जाते हैं, हिंसा होती है, धरने होते हैं, रास्ते रोके जाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, उद्योग व्यवसाय दुकानें बाजार सब बंद हो जाते हैं। तो ऐसी बातों को नहीं अपनाना चाहिए। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करनी चाहिए और विविधताओं को समाहित करने का कार्य लोकतंत्र द्वारा किया जाता है और लोकतंत्र को ऐसा करना चाहिए और लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यह आपका लेसन था और आपके लेसन में जो है आपके कुछ प्रश्न है, आपके ये प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्नों में आपके एक प्रश्न तो आपका है कि मैंने बता दिया था आपको, आपके सामाजिक विभाजन कब होते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको प्रश्न, देख लो आप पहला है आपके सामाजिक विभाजन कब होते हैं। दूसरा आपके समरूप समाज किसे कहते हैं। तीसरा आपके और वो है आपके सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। और लास्ट है आपका वो अभी बताया था मैंने आपके सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीजों पर निर्भर करता है। किन चीजों पर या किन बातों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन लेसन पूरा हो गया है। आपको अपनी बुक को पढ़ना है, पढ़ करके फिर बाद में आप वीडियो सुनो और फिर समझो। फिर नहीं आता है तो दोबारा जो है आप बुक को पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद में आप सुनोगे तो ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो इनको समझना है आपको और आपको अपना होमवर्क करना है।